सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 191 और ये हिंदी से संबंधित होंगे और हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न होगा, व्याकरण से भी संबंधित होगा और बुक्स पोर्शन से भी संबंधित होगा। तो सभी प्रश्नों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, कृष्णा सोबती। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया है उसका महत्वपूर्ण जो रचना है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिऔध। हरिऔध का पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। हरिऔध का पूरा नाम है क्या। इसका जो पूरा नाम है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। लिख देते हैं इसका पूरा नाम, अयोध्याय 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 सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका पूरा नाम है। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचनाकार भी हैं, कौन, हरिऔध, याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो भारतेंदु ऑप्शन में दिया है, भारतेंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसे आप देख लीजिएगा। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न, और उसका नाम जो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, दुर्दशा, भारत दुर्दशा के लेखक अगर एग्जाम में पूछेगा तो भारतेंदु हो जाएगा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के बहुत ही फेमस रचना है जहाँ से एग्जाम पूछे गए थे बिहार सिविल कोड का एग्जाम में 2016 में, तितली। तितली उपन्यास है किसके, जयशंकर प्रसाद के। इसके अलावा एक कंकाल है, कंकाल हो गया, तितली हो गया, और एक रचना उसका नाम है इरावती। इरावती ये तीनों रचना याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के। तितली पूछा गया है बिहार सिविल कोड का एग्जाम में 2016 में, कंकाल याद रखिएगा, इरावती याद रखिएगा। बाकी भारतेंदु का तो भारत दुर्दशा बता दिए, और ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध थे, और कृष्णा सोबती का बहुत फेमस रचना देख लीजिएगा, उसका नाम है जिंदगी नामा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी दो होगा पहले, जिंदगी नामा याद रखिएगा। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्णा सोबती है। और भारत दुर्दशा के भारतेंदु, तितली, कंकाल, इरावती तीनों के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। और ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध। तो चारों के बारे में हमें डिटेल से बता दिया। आप सभी का रचना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक नहीं है। चारों सेंटेंस दिया, आपको बताना किस सेंटेंस में, वाक्य में करण कारक का यूज नहीं हुआ है। करण कारक, कारक के वैसे 8 भेद है। कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद है, 8 भेद हैं। 8 भेद में से एक भेद है करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक। इसकी विभक्ति क्या है, करण कारक की विभक्ति से है और द्वारा है, के द्वारा। से है, के द्वारा है, ये दोनों विभक्तियाँ किसके, करण कारक के हैं। आपको बताना कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में जो वाक्य में करण कारक का यूज नहीं हुआ है, मतलब हाँ यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन में दिया है, लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। अब आप बताइए कि किस वाक्य में करण कारक का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है, तो यहाँ द्वारा आ गया। द्वारा इसका विभक्ति भी है करण कारक, यानी इसमें हुआ है, इसमें हो गया है करण कारक का चिन्ह, मतलब यूज हो गया विभक्ति का। उसके बाद बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, पैसे से सामान खरीदा जाता है, इसमें भी हुआ है करण कारक का यूज। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, इस यहाँ भी से आ गया, कार से गया है, यानी इसमें भी करण कारक का यूज हुआ है। आपको बताना किस वाक्य में करण कारक नहीं है, उसका यूज नहीं हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए, इसमें करण कारक का चिन्ह नहीं हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ भी तो से आ गया है। हाँ, तो हम पहले बता दिया आप करण कारक की विभक्ति चिन्ह से है और से इसमें भी है, तो ये क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहले तो जान ली, इसका आंसर ये होगा, लड़का छत से गिर पड़ा है, इसमें करण कारक का चिन्ह यूज नहीं हुआ, इसमें अपादान कारक का यूज हुआ है। वो कैसे हम आपको बता देते हैं। जिस तरह वाक्य में था, लड़का पेड़ से गिर गया, ठीक है,
पिताजी कार से मान लिया ऑफिस गया, पिताजी कार से ऑफिस गया, दो हम सेंटेंस लिए। लड़का पेड़ से गिर गया है, उसके बाद पिताजी कार से ऑफिस गया, तो यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस में से है। अब आपको बताना है कि किस कारक का यूज हुआ दोनों सेंटेंस में। और एक बात बताते हैं, 8 कारक में एक कारक करण है, एक है अपादान। दोनों का चिन्ह जो है वो से ही है, दोनों का चिन्ह से ही है। लेकिन याद रखिएगा करण कारक में मतलब इसको हटा देते हैं। करण कारक में जो है ना वो चीज़ जो भी काम होगा वो सटा हुआ रहेगा, एक तरह से उसको बोले ना सटल रहेगा। इसको हम समझाने के लिए बोल सटल रहेगा, है ना। लेकिन अपादान कारक में से आएगा, लेकिन इसमें हटल रहेगा यानी तो अलगाव का भावना होगा, अलगाव, बिछड़ेगा, अलगाव, हटल रहेगा, है ना। इसमें लेकिन सटल रहेगा, बस इसको समझिए। करण कारक में सटल रहेगा, अपादान में हटल रहेगा, अलगाव रहेगा, बिछड़ेगा, लेकिन दोनों का विभक्ति चिन्ह से ही है, याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पे सेंटेंस में लड़का पेड़ से गिर गया, पिताजी कार से ऑफिस गया, यानी यहाँ भी से आया, यहाँ भी से आया। यानी कि यहाँ देखिए लड़का पेड़ से गिर गया है, अलग हो रहा है, अलगाव का बात हो रहा है ना, बिछड़ने का बात हो रहा है, तो हटल रहा मतलब है ना, जो हटल रहेगा, हट रहा है, बिछड़ रहा है, तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? अपादान कारक, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए पिताजी कार से ऑफिस गया, कार से तो वो अलग से नहीं गया, मतलब ये कार से उतर के गया, नहीं, कार से यानी कार में बैठ के गया, उसके साथ साथ कार भी गया, नहीं कार से सटा हुआ है, उसका पिताजी कार दोनों सटा हुआ है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ कार से ऑफिस गया, तो यहाँ करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? करण कारक। यहाँ अलगाव का बात नहीं हो रहा है, बिछड़ाव का बात नहीं हो रहा है। आई होप आप ये प्रश्न मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अपादान कारक और करण कारक के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है आपको बता दिए सेंटेंस के माध्यम से। वही प्रश्न यहाँ पे बोला गया था, देखिए प्रचार ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया, इसमें भी हुआ है, द्वारा आ गया। पैसे से सामान खरीदा जाता है, ये भी बात से करण कारक है। कार से कार्यालय जाता है, ये भी से कार से है। लेकिन यहाँ जो बोला गया कि लड़का छत से गिर पड़ा है, अलगाव हो रहा है, बिछड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे करण कारक चिन्ह मतलब करण कारक का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे अपादान कारक का यूज हुआ। फिर नया पेज आ जाता है, अपादान कारक का यूज हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। पेज को हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले यानी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है। तो अंकुरित जो शब्द है, अंकुरित में जो मूल शब्द है, मूल शब्द वो अंकुर है। मूल शब्द क्या है? अंकुर है। अंकुरित में मूल शब्द अंकुर है, और अंकुरित में प्रत्यय जो है, प्रत्यय ये इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इत है। अंकुर में इत जुट गया तो हो जाएगा अंकुरित, अंकुर में इत जुट गया तो हो जाएगा अंकुरित। तो अंकुरित में मूल शब्द अंकुर है, प्रत्यय इत है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है? रित नहीं होगा, रित तो में हलंत वाला भी नहीं होगा, कुरित भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इत प्रत्यय। तो अंकुरित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इत प्रत्यय हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। लिखना आपको मंतव्य। मंतव्य लिखा कैसे जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, मो अनुस्वर तो अधा वो यो, मंतव्य ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ तो मन तवई दिया है, मन तट गलत हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंतव्य। आसान था ये। इसी तरह पूछेगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी वाले। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसी तरह हिंदी में पूछता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। नेक्स्ट है लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न है, जाय लाख रहे साख। जाय लाख रहे साख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दे रखा है, धन दौलत से ही सब काम होते हैं, हर प्रकार से लाभ, आकस्मिक मिलाप, इज्जत रहनी चाहिए, वह कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इज्जत रहना चाहिए बाबू, खर्चा कुछ भी हो जाए, वह कुछ भी हो जाए, एक्सपेंडिचर कुछ भी हो जाए, लेकिन इज्जत मेरा बरकरार रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यानी कि जाए लाख रहे साख, इस लोकोक्ति का अर्थ ये है कि इज्जत रहनी चाहिए बाबू भैया, नहीं तो पैसा कितनी हो उड़ जाए बुड़ जाए, लेकिन इज्जत बरकरार रहना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया।
ठीक है, याद रखिएगा, लोकोक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय लाख रहे साख। नेक्स्ट है कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये तो आसान है, कम बोलने वाले को अल्पभाषी बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल बोलेंगे उसको, बरबोस। जो बहुत अधिक बोलता है, जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल। गूंगा, जो बोलता ही नहीं है। गायक, गाने वाला। गूंगा, जो बोल ना सके, तो चारों को याद रखिएगा, ठीक है। अल्पभाषी, जो कम बोलता है, अल्पभाषी यानी मितभाषी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में मितभाषी रहता तो मितभाषी हो जाता, यहाँ अल्पभाषी था तो अल्पभाषी आंसर हो गया। वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है। गूंगा, जो बोल नहीं सकता है। गायक, गाने वाला को गायक कहेंगे। नेक्स्ट है कर्ता विभक्ति की, मतलब कर्ता कारक की विभक्ति पहचानना आपको। ये जो सेंटेंस दिया गया, रोहन ने हॉकी खेला, तो इसमें बताना कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है। सबको पता है कर्ता कारक का विभक्ति क्या है। कर्ता कारक का विभक्ति है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, पढ़े ना। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। रोहन थोड़े होगा, हॉकी नहीं होगा, खेली नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी जो है ने। कर्ता कारक की विभक्ति आपको पहचानना था, तो रोहन ने हॉकी खेली हो गया, तो यहाँ ने कर्ता कारक विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरंगा का समास विग्रह करें। तिरंगा पहली बात कौन सा समास है? द्विगु समास, जिसका पहला जो वर्ड होगा शब्द वो संख्यावाचक होगा। द्विगु समास है तिरंगा। इसका आपको समास विग्रह करना है। ऑप्शन में दिया 3 रंगों से, उसे बोलेंगे तिरंगा। 3 रंग वाला, 3 रंगों का समाहार, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 रंगों का समाहार जिसे बोलेंगे तिरंगा। और ये कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, याद रखिएगा। 58, 54 सब में द्विगु समास है। नेक्स्ट सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। यथाशक्ति कैसे लिखा जाएगा? यथा फिर तालब सो हर्षई, ये कोता संयोग, यथाशक्ति, ठीक है। तो यहाँ तो यथा दंत सोबला दिया है, गलत। यहाँ यथाशक्ति दिया है, यहाँ या शक्ति दिया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है इसमें। नेक्स्ट है बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या है? बात का धनी जो है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बहुत से धनी होना, समझदार होना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायदे का पक्का होना। जो बात का धनी होता है, वादे का पक्का होता है, वही बात का धनी होता है। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना टाइप करके। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? जो भी वाचक है, जो भी संज्ञा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।